So we will start with types of thermodynamic processes. If you remember, in the last session, we have seen in detail. याद है लास्ट टॉपिक में क्या किया था? लास्ट सेशन में क्या किया था हमने? वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस. ये पाथ डिपेंडेंट होता है. इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम विच पाथ यू डू वर्क. जस्ट अ क्विक, वेरी क्विक रिवीजन व्हेन वी गो अहेड विद नेक्स्ट टॉपिक. हमारे पास एक सिस्टम है और सिस्टम आपको पता है, सिस्टम इज अ गैस इन अ कंटेनर सिलेंडर फिटेड विद मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस सिस्टम. सिस्टम का इनिशियल स्टेट जो था वो था ए. इसके इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू थी बी आई और प्रेशर की वैल्यू थी पी आई. सिस्टम का फाइनल स्टेट था बी. इसका फाइनल वॉल्यूम था वी एफ और फाइनल प्रेशर था पी एफ. तो सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी. इनिशियल से फाइनल स्टेट जाते वक्त देयर आर डिफरेंट पाथ दैट द सिस्टम कैन टेक. मे बी सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू बी समथिंग लाइक दिस. तो ये जो पाथ है, यू शुड नो कि ये आइसोथर्मल पाथ होता है. तो इस केस में जब सिस्टम ए से बी जा रहा है, इन दैट केस वॉल्यूम इंक्रीजेस बिकॉज यू कैन सी एरो से समझ में आएगा आपको ये इनिशियल वॉल्यूम कम था और फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है. तो यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है और जब भी एक्सपांशन होता है तो वर्क इज डन बाय द गैस. और गैस ने कितना वर्क किया, इट इज गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व. ओके. सिमिलरली एट द सेम टाइम जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तब प्रेशर कम हो रहा है बिकॉज यू हैव हियर इनिशियल प्रेशर, यू हैव हियर फाइनल प्रेशर. तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ फ्रॉम वी आई टू वी एफ बट प्रेशर डिक्रीज हुआ फ्रॉम पी आई टू पी एफ. तो जब सिस्टम ए से बी गया थ्रू पाथ नंबर वन, इसको पाथ नंबर वन बोला था हमने, तो इन दैट केस वॉल्यूम इंक्रीजेस बट प्रेशर डिक्रीजेस. सिमिलरली सेम सिस्टम, सेम इनिशियल फाइनल स्टेट्स, सिर्फ पाथ अलग. तो व्हाट कैन हैपन इज, इस केस में हमने देखा था द सिस्टम कैन आल्सो गो द सेम चेंज. सेम चेंज मतलब इनिशियल वैल्यूज और फाइनल वैल्यूज क्या है, सेम है, सिर्फ पाथ दूसरा है. तो फर्स्ट द सिस्टम गोज फ्रॉम ए टू सी. जब ए टू सी जाएगा तो वॉल्यूम वी आई से कितना हो गया, वी एफ, बट प्रेशर का कांस्टेंट. तो इन दिस केस when the system goes through path number 2, initially यहाँ पे in the first, in the second path में जो पहला पार्ट है, तो there are two parts, A to C and C to B. When the system undergoes change from A to C, volume increases but pressure remains constant. Work done is given by area under the line AC. तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए आपको. इन द फर्स्ट केस यहाँ पे ये था वर्क डन बाय द गैस, और वर्क डन बाय द गैस इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव क्योंकि यहाँ पे एक्सपांशन होगा. एक्सपांशन होना मतलब पिस्टन का ऊपर शिफ्ट होना. पिस्टन का ऊपर शिफ्ट होना मतलब फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम. सिमिलरली ये जो सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट में वर्क कितना हुआ, सेकेंड पार्ट में वर्क हुआ था एरिया अंडर दिस लाइन AC. तो इतना वर्क हुआ, इट इज पॉजिटिव. एक्सपांशन में कभी नेगेटिव वर्क होता नहीं है. So it is always positive because expansion हो रहा है तो work is done by the gas. लेकिन C to B, देखो प्रोसेस, रिमेम्बर जब आप वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात करते हो तो यू आर कंपेयरिंग. क्या कंपेयर करना है हमको कि अगर सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, सिर्फ पाथ अलग अलग है, ये पाथ नंबर 1 तो पाथ नंबर 2. तो चेक क्या करना था हमको, चेक ये करना है कि वर्क डन सेम है कि नहीं. तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि जब सेकंड पार्ट में आप देखोगे तो व्हेन द सिस्टम गोस फ्रॉम ए टू सी वर्क डन इज एरिया अंडर द लाइन, बट व्हेन द सिस्टम गोस फ्रॉम सी टू बी, सेकंड पार्ट के दो पार्ट्स थे, एक ए टू सी, एक सी टू बी. सी टू बी में प्रेशर कम हो गया फ्रॉम इनिशियल प्रेशर पी आई टू फाइनल प्रेशर पी एफ, बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो नो वर्क इज डन. So in the second case, in the second part, work done is given by area underlying AC.
तो वो ज्यादा वर्क है, यू कैन सी ऑलरेडी द वर्क डन इज मोर। देन जो थर्ड पार्ट था यहाँ पे भी, इफ यू रिमेम्बर, तीसरे पार्ट में भी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स क्या थे, सेम थे। सिर्फ अब ऐसा है कि सिस्टम पहले जाएगा ए से डी और फिर जाएगा डी से बी। दैट इज द ओनली चेंज हियर। तो सिस्टम विल गो फर्स्ट फ्रॉम ए टू डी। व्हेन द सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम ए टू डी, pressure is decreasing from pi to pf, but volume remains constant. When the volume remains constant, there is no work done. फिर सिस्टम जाएगा D to B. When the system is going from D to B, pressure remains constant. Pressure is remaining constant, correct? Pressure remaining constant, but volume is changing from Vi to Vf. Area under the line AB, sorry DB, gives work done. यहाँ पे भी वर्क क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन तीनों पाथ के थ्रू अगर आप चेक करोगे तो सबसे ज्यादा वर्क हुआ थ्रू पाथ 2, सबसे कम हुआ थ्रू पाथ 3 एंड इंटरमीडिएट इज थ्रू पाथ 1, करेक्ट? तो हमने क्या कंक्लूड किया था, हमारा कंक्लूजन ये था कि वर्क डन डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता ही है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पाथ थ्रू विच द चेंज टेक प्लेस, राइट? तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे वर्क डिपेंड करेगा, क्योंकि वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व। अगर आपने स्टेट को शिफ्ट कर दिया तो वर्क डन आल्सो विल बिकम मोर और लेस। डिपेंड्स ऑन फाइनल स्टेट यहाँ पे है तो वर्क डन ज्यादा होगा, फाइनल स्टेट यहाँ लोगे तो वर्क डन कम होगा, राइट? तो वर्क डन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, यस, बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द पाथ थ्रू विच द चेंजेस टेक प्लेस। ये कंक्लूजन था हमारा। इसके बाद हमने एक टॉपिक कवर किया था, इफ यू रिमेम्बर, हीट एडेड ड्यूरिंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब हीट एडेड जैसे वर्क डन ड्यूरिंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ये पाथ डिपेंडेंट है। सिमिलरली वी वांट टू चेक, हम अगर सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो हीट एडेड टू द सिस्टम ड्यूरिंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ये भी पाथ डिपेंडेंट है या पाथ इंडिपेंडेंट है, दैट इज व्हाट यू वांट टू चेक, राइट? तो कैसे चेक करोगे? पहली बात तो बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। बेसिक आइडिया है कि मैं हीट और वर्क की बात क्यों कर रहा हूँ। डू यू रिमेम्बर व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? हीट एडेड dq to the system is used in two different ways, to increase internal energy and to do work. अब जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है ना, जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है, इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, सम ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। इंटरनल एनर्जी बढ़ना मतलब टेम्परेचर बढ़ना। हमारे पास तीन थर्मोडायनामिक वेरिएबल थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक प्रोसेस किसको बोलते हो? इट इज अ प्रोसेस इन विच वैल्यूज ऑफ दिस थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स चेंज। तो या P चेंज होना चाहिए, या V चेंज होना चाहिए, या तो T चेंज होना चाहिए। तो जब मैंने एक सिस्टम को, और सिस्टम हमारे पास हमेशा गैस होता है, जब हमने एक सिस्टम लिया इन द फॉर्म ऑफ गैस, एक गैस था, इसको हमने हीट सप्लाई कर दिया। अब जो हीट हमने सप्लाई किया इसको, ये हीट सप्लाई, इसको नाम दिया था DQ। DQ ये दो काम कर सकता है, या तो वो इंटरनल एनर्जी गैस का DU अमाउंट से बढ़ा देगा, तो DQ इक्वल टू DU, या फिर ये हीट पिस्टन को ऊपर शिफ्ट करेगा, मतलब वर्क होगा, राइट? So the heat supplied is used in two different ways, either to increase energy or to do work, correct? तो हमने ऑलरेडी देखा यहाँ पे कि वर्क डन इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करेगा। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द पाथ थ्रू विच वर्क इज डन। अब हमको चेक करना है, हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, ये जो हीट सप्लाइड है, इज इट आल्सो पाथ डिपेंडेंट और इट इज पाथ इंडिपेंडेंट? तो ये समझना इतना इजी नहीं है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। व्हाट वी डू इज, हम पहले केस में हमने एक सिस्टम लिया। कौन सा सिस्टम है? ये गैस है, किसमें है? सिलेंडर में है। क्या फिट करके रखा है? पिस्टन, मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो आपने पहले केस में यू हैव सप्लाइड हीट, इनिशियल वॉल्यूम कितना था? Vi, और हमने हीट सप्लाई किया था कंट्रोल्ड मैनर में। व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल्ड मैनर?
कंट्रोल मैनर का मतलब ये होता है जो भी हीट आप सप्लाई कर रहे हो वो पूरा का पूरा हीट यूज होगा टू डू वर्क। मतलब देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो वॉट एवर अमाउंट ऑफ हीट यू आर सप्लाइंग, जितना भी आपने हीट सप्लाई किया वो यूज हुआ फॉर एक्सपांशन। So the amount of heat supplied in controlled manner is producing expansion of the gas. इसका मतलब सिंपल है, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, जितना भी हीट हमने दिया पूरा का पूरा हीट कहाँ यूज हुआ, एक्सपांशन में। एक्सपांशन में यूज होना मतलब सिस्टम का, सिस्टम कौन है, गैस, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, नहीं। तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया ये, राइट। तो अगर आपको गैस को एक्सपांड करवाना है तो दो मेथड है। ये मेथड नंबर वन, बाय सप्लाइंग हीट बट इन अ कंट्रोल्ड मैनर। मैंने ऐसे कंट्रोल्ड मैनर, इन कंट्रोल्ड मैनर क्या होता है, देयर इज नो इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो प्रोसेस कौन सा है, ये आइसोथर्मल। और एक दूसरा मेथड देखा था, एक और मेथड था जिसमें हमने सिस्टम चेंज कर दिया। रिमेम्बर जो दूसरा सिस्टम था वो थर्मली आइसोलेटेड था। तो दूसरा सिस्टम ऐसा है कि हमारे पास एक सिस्टम है विच इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। व्हेन यू से थर्मली आइसोलेटेड, इसका मतलब ये होता है कि हीट का एक्सचेंज और मैटर का एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। तो हमारे पास एक सिस्टम है which is thermally isolated system, which means there is no exchange of heat between surroundings and system। हमारे पास एक गैस था। अब हमने जो सिस्टम है, सिस्टम को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करके रखा है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रेकेबल पार्टीशन। तो हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेकेबल पार्टीशन है। ब्रेकेबल पार्टीशन का मतलब थर्मोडायनामिक्स में ये होता है कि इस पार्टीशन को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगता नहीं है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये था पार्टीशन एक्स, ये था पार्टीशन वाई। पार्टीशन एक्स का इनिशियल वॉल्यूम था वी आई और इसका था वी आई डैश। मैंने आपको बताया था कि नोट्स में गलती से ये वी एफ हुआ है लिख के, नॉट इन द डायग्राम बट इन द थ्योरी पार्ट। तो वो वी एफ नहीं है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाई कंपार्टमेंट इज वी आई डैश। अब जैसे ही ये पार्टीशन ब्रेक होगा, और वन मोर थिंग दैट यू नीड टू नो इज, ये वी आई और पिछले केस का वी आई सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेट शुड बी सेम। अगर इनिशियल स्टेट से सेम नहीं है तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। थर्मोडायनामिक्स में जब आप पाथ डिपेंडेंट की बात करते हो तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सिस्टम के सेम होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो यहाँ जो इनिशियल वॉल्यूम का वी आई, वही इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे भी है। अब जैसे ही पार्टीशन ब्रेक हुआ, पार्टीशन ब्रेक हुआ तो गैस का क्या होगा, एक्सपांशन। गैस स्टार्ट्स एक्सपांडिंग। तो जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस होगा दैट इज इक्वल टू वी आई प्लस वी आई डैश, करेक्ट। और ये जो फाइनल वॉल्यूम है, दिस फाइनल वॉल्यूम और जो पिछले केस का फाइनल वॉल्यूम है, दे आर आल्सो सेम। बट इफ यू नोटिस, दूसरे केस में हमने हीट सप्लाई नहीं किया क्योंकि ये थर्मली आइसोलेटेड था, हीट सप्लाई करने का चांस ही नहीं है यहाँ पे, करेक्ट। लेकिन पहले केस में हमने हीट सप्लाई किया। पहले केस में इनिशियल वॉल्यूम और दूसरे केस का इनिशियल वॉल्यूम सेम है। पहले केस का फाइनल वॉल्यूम और दूसरे केस का फाइनल वॉल्यूम भी सेम है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। सिर्फ यहाँ पे ब्रेकेबल पार्टीशन था। बाय द वे, पार्टीशन जैसे ब्रेक हुआ गैस एक्सपांड हुआ, बट दिस इज अ केस जिसमें वॉल्यूम चेंज हुआ लेकिन वर्क डन नहीं है। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, व्हेन इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, वर्क डन इज जीरो, करेक्ट। ये पहला ऐसा केस है जिसमें वॉल्यूम चेंज हुआ, इनिशियल से क्या हो गया फाइनल, बट देयर इज नो वर्क डन। सच एन एक्सपांशन इज कॉल्ड एज प्री एक्सपांशन। एन एक्सपांशन ऑफ गैस in which no work is done is called as pre-expansion। है तो क्लियर। तो दूसरे केस में हमने हीट सप्लाई नहीं किया, पहले केस में हमने हीट सप्लाई किया है। तो व्हाट इज योर कंक्लूजन, योर कंक्लूजन इज कि हीट एडेड टू द सिस्टम इज आल्सो पाथ डिपेंडेंट। इनिशियल वॉल्यूम वी आई से फाइनल वॉल्यूम वी एफ तक जाने के लिए आप हीट सप्लाई करो या मत करो, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो सकते हैं। लेकिन आपने पहले केस में हीट सप्लाई किया, दूसरे केस में हीट सप्लाई नहीं किया। व्हाट डज दैट मीन कि हीट सप्लाइड इज आल्सो path dependent। यहाँ तक clear? Is this clear? Okay, so if it is clear, now we can go ahead with next topic. So now we will start with next topic.
अगला टॉपिक है थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के टाइप्स। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी, आई थिंक वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट, अब डिटेल में देखेंगे आज। तो वी विल स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस एंड इट इज अज्यूम्ड कि आपको थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता क्या है ये अच्छे से पता है। Thermodynamic process is a process in which initial state of the system changes to its final state. Correct? अब कौन कौन से टाइप हो सकते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस में? एक्चुअली देयर आर इन टोटल 4 टाइप्स: आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। और ये चारों के चारों कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम स्टार्ट ही करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस से। Reversible process and irreversible process. So I'll first talk about what is reversible process, and side by side, simultaneously, we will also talk about irreversible process. तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आप कंपैरिजन से करते हो तो ज्यादा इजी जाएगा, क्योंकि दोनों में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर सेम, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। विल सी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। So reversible and irreversible process. Okay. So what do you mean by reversible process? The process which can be retraced in reverse direction. मतलब क्या, ग्राफ से समझ लेते हैं पहले, then we will put this point by point. सबसे पहले प्रोसेस का मतलब ये होता है थर्मोडायनामिक्स में कि हमारे पास एक सिस्टम था, सिस्टम का एक स्टेट है जिसको हमने बोला था इनिशियल स्टेट ए। इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम की वैल्यू थी वी आई, प्रेशर था पी आई। फाइनल स्टेट है बी, फाइनल स्टेट में वॉल्यूम है वी एफ, प्रेशर है पी एफ। अब ये जो सिस्टम है ये ए से बी गया, मतलब चेंज हुआ, राइट? तो एनी चेंज is called as thermodynamic process. Any change किसमें? In the values of thermodynamic variables is called as change. जब expansion हुआ वो कौन से पाथ के थ्रू हुआ? A to B, राइट? मतलब इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम गया A to B। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इनिशियल वॉल्यूम था 10 मीटर क्यूब और फाइनल वॉल्यूम है 20 मीटर क्यूब। अब हम इसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करना मतलब वॉल्यूम को वापस से कम करना, मतलब सिस्टम को वापस से उसके इनिशियल स्टेट पे लेके जाना, करेक्ट? तो 10 मीटर क्यूब से 20 मीटर क्यूब, वर्क इज डन बाय द गैस, पिस्टन मूव्स अप। और अगर आपको याद होगा ये पाथ डिफाइन कैसे किया था आपने? आपने पाथ डिफाइन किया था, इफ यू रिमेंबर, ए से बी डायरेक्ट नहीं जाता है सिस्टम, क्योंकि अगर आप ए से बी सिस्टम को डायरेक्ट लेके जा रहे हो इसका मतलब सडन एक्सपांशन कर रहे हो। रिमेंबर दिस। थर्मोडायनामिक्स का प्रॉब्लम ये है कि इमेजिनेशन आपको बहुत ज्यादा लगेगा। तो मेरे पास एक सिस्टम था एंड लकीली द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स द सेम, तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन कि सिस्टम क्या है। जहां अलग होगा बता दूंगा। सपोज ये इनिशियल वॉल्यूम है वी आई, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम का ये इनिशियल वॉल्यूम है वी आई। अब इन दिस केस वी आई से वी एफ जाना है तो दो तरीके हैं। एक तो स्लो एक्सपांशन होगा। स्लो एक्सपांशन को क्या बोलते हो, याद है? क्वासी स्टैटिक। जब स्लो एक्सपांशन होता है तो सिस्टम गोज थ्रू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेट्स। मतलब 10 मीटर क्यूब से डायरेक्ट 20 पे नहीं गया वो। 10 मीटर क्यूब से पहले 10.1 हुआ होगा, फिर 10.2 हुआ होगा, फिर 10.3 होगा, ऐसा करते करते वो 20 पे आएगा। तो ये जो पाथ है ना, ये पाथ हो उसका मतलब ही वो है कि ये जो पाथ क्या है, ये है इंटरमीडिएट स्टेजेस, इंटरमीडिएट स्टेट्स। ए से बी जाते वक्त जो बीच में स्टेट्स आए थे, और रिमेंबर ये प्रोसेस था वेरी स्लो प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में सिस्टम हमेशा रहता है इक्विलिब्रियम, राइट? तो रिमेंबर ये हमेशा याद रखो, आप पीवी डायग्राम पे कुछ ड्रॉ कर रहे हो इसका मतलब वो सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में। ये एक प्रोसेस था which is a very slow process, and when the process is very slow the system at every time, at each instant of time remains in a state of equilibrium। दूसरा तरीका भी है।
सडन एक्सपेंशन। सडन एक्सपेंशन में क्या होता है, क्या होता है सडन एक्सपेंशन में? आपने पिस्टन को डायरेक्टली ऊपर मूव कर लिया, यू आर मूविंग दिस वेरी रैपिडली अप। जब आप रैपिडली अप लेके जाओगे तो इंटरमीडिएट स्टेजेस नहीं आएंगे, सिस्टम विल डायरेक्टली गो फ्रॉम ए टू बी। तो इंटरमीडिएट स्टेट्स है ही नहीं बीच में। पहला स्टेट है ए इक्विलिब्रियम, फाइनल स्टेट है बी। वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा क्योंकि सिस्टम पहले से एक स्टेट में था, बहुत लंबे टाइम से एक स्टेट में था। जब टाइम ज्यादा होता है तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, फिर आपने फाइनल स्टेट पे लाया, छोड़ दिया, छोड़ दिया तो वो भी इक्विलिब्रियम बन जाएगा। लेकिन बीच के स्टेट्स है क्या वहां पे? नहीं। तो नंबर वन, यू नीड टू रिमेम्बर कि सिस्टम को आपने ए से बी, इनिशियल से फाइनल स्टेट लेके गए थ्रू सम पाथ। थ्रू सम पाथ मतलब बीच में कुछ स्टेट्स थे, इंटरमीडिएट स्टेट्स, उसको बोलते हो पाथ। अब अब सपोज मुझे सिस्टम को वापस से ओरिजिनल स्टेट पे लाना है, तो मैं वापस से एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस करूंगा, वेरी स्लो प्रोसेस। बट इन दिस केस पहले था एक्सपांशन, अभी है कंप्रेशन। तो जब आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो, मतलब आप बी से कहाँ लेके जा रहे हो? ए पे। बी से कहाँ ले जा रहे हो? ए पे। सपोज मैं बी से ए लेके जाता हूँ और सारे के सारे इंटरमीडिएट स्टेट्स सेम है। जो एक्सपांशन में स्टेट्स आए थे वही कंप्रेशन में है। एक एग्जांपल, इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 10 मीटर क्यूब। फाइनल कितना था? 20 मीटर क्यूब। इमेजिन बीच का एक स्टेट है 10 से 20 जाते वक्त, दैट इज 15 मीटर क्यूब। अब इसको मैं नंबर के फॉर्म में समझा देता हूँ। इनिशियल स्टेट है 10 मीटर क्यूब, फाइनल स्टेट है 20 मीटर क्यूब। जब इनिशियल स्टेट था 10, मान दो प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर या 2 एटमॉस्फेयर, बेटर। जब 20 मीटर क्यूब फाइनल वॉल्यूम है तब प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा लॉजिकली। इंटरमीडिएट स्टेट बीच में आ गया आपके पास 15 मीटर क्यूब का, तो वॉल्यूम इज 15 मीटर क्यूब। आप एक्सपांशन कर रहे थे, 10 से 20 कर रहे थे, बीच में 15 आ गया। सपोज यहाँ पे प्रेशर है 1.5 एटमॉस्फेयर। ये वैल्यूज कब है? व्हेन यू आर एक्सपेंडिंग द गैस। अब जब कंप्रेशन कर रहे हो, कंप्रेशन करना मतलब 20 मीटर क्यूब से वापस कहाँ आना? 10 पे, तो वापस से 15 तो आएगा बीच में। अब दो चांसेस है, दो पॉसिबिलिटीज है। एक एक तो ये कि 15 मीटर क्यूब पे प्रेशर इज सेम, कितना? 1.5। दूसरा, इट इज नॉट सेम। मे बी सपोज 15 मीटर क्यूब जब वॉल्यूम आया तब प्रेशर था 1.7। अगर ऐसा होता है तो इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम होंगे, बट पाथ डिफरेंट होगा। पाथ क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऐसे प्रोसेस को आप इरिवर्सिबल बोलते हो। अगर पाथ सेम हुआ, पाथ सेम होने का मतलब ये होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में, दोनों ही केसेस में ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट्स आर सेम। समझ में आया? तो एक्सपांशन या कंप्रेशन, in both the cases all the intermediate states are same। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को आप डिफाइन कैसे करते हो? तो पहला ही सेंटेंस, हाउ विल यू डिफाइन? कैसे करोगे? A process which can be retraced in reverse direction, in reverse direction, a process in which the changes can be retraced in reverse direction, a process in which changes can be retraced in reverse direction is known as reversible process. Is known as reversible process. Similarly, for irreversible process, a process in which changes cannot be retraced in reverse direction, in which changes cannot be retraced in reverse direction is known as irreversible process. अब
इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस के ग्राफ में एक छोटा सा चेंज है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब एक्सपेंशन में पाथ दूसरा है और कंप्रेशन में दिस पाथ इज डिफरेंट, राइट। तो दिस इज सेकेंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। क्या लिखोगे सेकेंड पॉइंट में? द पाथ in case of reversible process is same in forward and reverse direction, right? So the path in case of reversible process, is same in forward and reverse direction. In forward and reverse direction. यहाँ तक क्लियर? irreversible में the path in case of irreversible process is not same in forward and reverse direction. तो यहाँ पे पाथ सेम नहीं होता है, is not same. Right? In case of irreversible process. Next point. How will you explain next point? What is next point here? A से B जाना मतलब क्या है? एक्सपांशन। B से जाना मतलब सिर्फ यहाँ पे A से B को एक्सपांशन की जगह पे बोलोगे रिवर्सिबल एक्सपांशन और B से A को बोलोगे रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो इन दिस केस a reversible expansion is followed by reversible compression. Reversible compression is followed by reversible expansion, then again compression, then again expansion. So in this case, a reversible expansion is followed by reversible compression is followed by reversible compression. यहाँ पे वैसा नहीं है, right? So expansion is not followed by reversible compression. Then next point, मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल क्यों होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस इज पॉसिबल बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन और डिसिपेटिव फोर्सेस। इमेजिन हमारे पास एक सिस्टम है, हमने अभी तक बोला कि सिस्टम इज अ सिलेंडर इज अ गैस filled in a cylinder fitted with movable massless frictionless piston. बट इमेजिन जो पिस्टन है वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, इट हैज फ्रिक्शन। सपोज फ्रिक्शन है यहाँ पे, अगर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कहाँ होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। अगर फ्रिक्शन है, इफ देयर इज फ्रिक्शन, तो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि एक्सपांशन प्रोड्यूस करने में जो वर्क हो रहा था वो वर्क डन बाय द गैस सिर्फ एक्सपांशन कर रहा था। लेकिन अगर फ्रिक्शन है तो वर्क डन बाय द गैस विल बी बेसिकली डूइंग टू थिंग्स, एक टू प्रोड्यूस एक्सपांशन, दूसरा टू ओवरकम फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ये डिसिपेटिव फोर्स होता है, फ्रिक्शन में एनर्जी का लॉस होता है। तो यहाँ पे जिस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस हो वो प्रोसेस कभी रिवर्सिबल नहीं हो सकता। तो जिस किसी प्रोसेस में लॉस हो, देयर इज द प्रोसेस बिकम्स इरिवर्सिबल। तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस में लॉस ऑफ एनर्जी है क्या? नहीं। तो फिर देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, there is no loss of energy due to friction or other dissipative forces, or
other dissipative forces. मे भी ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं होगा नोट्स में, बट डजंट मैटर रियली. देन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन और dissipative forces, so there is loss of energy. Correct. Next point is example. रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का कम से कम एक एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए. मैंने बताया था आपको, याद होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस या फिर फ्रीजिंग ऑफ वाटर. मतलब आइस का कन्वर्जन वाटर में होना या वाटर का कन्वर्जन आइस में होना, ये दोनों प्रोसेस कौन से है? रिवर्सिबल है. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, हैव यू हर्ड ऑफ लैटेंट हीट? सुना है लैटेंट हीट? केमिस्ट्री में हुआ होगा ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो होता ऐसा है, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स. 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, सेम टेम्परेचर पे. तो इमेजिन मेरे पास आइस है, मुझे वाटर में कन्वर्ट करना है, मैंने हीट सप्लाई कर दिया. ये जो हीट है ये क्या काम कर रहा है? ये मेल्टिंग का काम कर रहा है, मेल्ट करना. टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा यहाँ पे, क्या होगा? मेल्ट होगा. मतलब सॉलिड, आइस क्या है? सॉलिड. और वाटर क्या है? लिक्विड. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. इसको हम बोलते हैं फेज चेंज. आपको पता है जरा 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, मतलब बेसिकली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे, नॉर्मल कंडीशंस पे कौन से 3? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो जब भी फेज चेंज होगा, मतलब सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्जन वेपर्स में, वेपर मतलब गैस, एंड अदर वे राउंड, गैस का कन्वर्जन लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में. तो जब भी फेज चेंज होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होता है. तो टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज. क्यों? क्योंकि आइस को कन्वर्ट करना था वाटर में, हमने हीट सप्लाई किया. आप बोलोगे हम कहाँ हीट सप्लाई करते हैं? हम नहीं करते. दैट इज ट्रू. गोला खाने जाते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, उसमें आइस क्यूब डाल देते हैं, आइस को बाहर निकाल के रख देते हैं. तो थोड़ी देर के बाद अपने आप आइस का क्या बन जाता है? पानी. हमने हीट सप्लाई किया गया. तो कहाँ से हीट आया? सराउंडिंग से आया. और सम हाउ द सिस्टम, इन दिस केस सिस्टम मतलब आइस, इज गेटिंग रिसीविंग हीट. करेक्ट. लेकिन आप अगर नोटिस करोगे तो जितना ठंडा आपको आइस लगेगा उतना ही ठंडा आपको पानी लगेगा. इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब तो हुआ, लेकिन टेम्परेचर चेंज हुआ क्या? नहीं. तो फिर ये जो हीट एब्जॉर्ब था, हीट इज एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो हीट गया कहाँ पे? फिर हीट इज यूज्ड टू चेंज द स्टेट, चेंज द फेस ऑफ मैटर. आइस का कन्वर्जन वाटर में करने के लिए, वाटर का गैस मतलब वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाटर का कन्वर्जन वेपर में 100 डिग्री पे होता है. So any phase change occurs at constant temperature. Thus, any process which involves phase change is an irreversible process, right? So कोई भी प्रोसेस जिसमें phase change हो, it is reversible process. क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा एनर्जी सिर्फ फेज चेंज करने में जा रहा है, डिसिपेटिव प्रोसेस नहीं है यहाँ पे. देयर इज नो फ्रिक्शन हियर, राइट? तो एनी प्रोसेस which involves phase change, which involves phase change is a reversible process, is a reversible process. क्या था क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ irreversible process. Irreversible process का एग्जाम्पल, for example, when a hot body is brought in contact with a cold body, heat flows from hot body to cold body, and after some time the temperature of the two systems becomes same. Example, एक बार टेम्परेचर सेम हो गया
उसके बाद वापस से दोनों बॉडी अपने इनिशियल टेम्परेचर पे जा नहीं सकते। एग्जाम्पल, आपने चाय गर्म करके रख दिया टेबल पे और भूल गए, राइट? क्या होगा? इट विल रीच एन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। तो थोड़ी देर के बाद आपको समझ में आएगा, जो चाय 75-80 डिग्री टेम्परेचर पे था, उसका टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री रूम टेम्परेचर। अब अपने आप ऑन इट्स ओन वापस से चाय गर्म होगा क्या? नहीं होगा, नहीं हो सकता, राइट? अपने आप होगा क्या? आप कर सकते हो, बट यू हैव टू फोर्स इट। फोर्स कैसे करोगे? वापस से वो कीटल में डालो, वापस से बर्नर लगाओ, बराबर, करेक्ट। लेकिन होगा क्या इस केस में? अगर आप वापस से चाय को कीटल में डाल रहे हो, बर्नर पर रख रहे हो, तो अब क्वांटिटी कम होने वाला है, मतलब वॉल्यूम विल डिक्रीज, राइट? फिर वॉल्यूम बढ़ाना है तो और उसमें पानी या दूध ऐड करो। तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप चाहो तो फाइनल स्टेट से वापस इनिशियल पे आ सकते हो, बट डेफिनेटली दिस टाइम द पाथ विल बी डिफरेंट। इसलिए तो ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया ना, पाथ विल बी डिफरेंट, राइट? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में यू कैन गो बैक टू इनिशियल स्टेट। अब इरिवर्सिबल में दो टाइप होते हैं। एक टाइप ऐसा है कि इनिशियल से फाइनल आ गए, यू कैन नॉट गो बैक, राइट? नहीं जा सकते। दूसरा है जा सकते हो, फोर्सफुली जा सकते हो, लेकिन फिर पाथ सेम नहीं होगा, राइट? क्लियर? तो इरिवर्सिबल में दो टाइप के प्रोसेस है। एक इरिवर्सिबल मतलब वो इनिशियल से फाइनल आ गए, डन, यू कैन नॉट गो बैक, यू सिंपली कैन नॉट गो बैक, राइट? दूसरे में जाओ, जा सकते हो, लेकिन देन साइकिल मतलब पाथ विल बी डिफरेंट। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है व्हेन अ हॉट बॉडी is brought in contact with cold body, is brought in contact with a cold body, heat flows from hot body to cold body, until a state of thermal equilibrium is reached. Until a state of thermal equilibrium is reached. Thermal equilibrium मतलब क्या? Temperature becomes same. दोनों का मेजर हो गया same. Correct? Now there is no way that the two bodies can be brought to the same initial temperature, through same original path। पर मैं वो लिखूंगा नहीं, ज्यादा क्लियर, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, एक बार थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया अपने आप सिस्टम वापस जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो अगर आप इसको फोर्स करोगे तो जाएगा, लेकिन पाथ क्या होगा? चेंज। इज दिस क्लियर? तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, सिंपल है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दिस। तो पहला पॉइंट क्या है? द चेंज इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिट्रेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट? करेक्ट, यही लिखा था ना हमने, क्या लिखा था? प्रोसेस इन विच चेंजेस कैन बी रिट्रेस्ड इन रिवर्स डायरेक्शन इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल में अ प्रोसेस इन विच चेंजेस कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन रिवर्स डायरेक्शन इज नोन एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल में द पाथ इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन आर सेम, but in case of irreversible process the path in forward and reverse direction are not the same. Then a reversible expansion is followed by reversible compression. Expansion is not followed by reversible compression. There is no loss of energy due to friction or other dissipative forces. There is loss of energy due to friction and other dissipative forces.
करेक्ट। देन एग्जांपल लिया हमने, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स फेज चेंज इज रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे एग्जांपल लिया, व्हेन अ हॉट बॉडी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अ कोल्ड बॉडी, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी until and unless a state of equilibrium is reached। एक बार दोनों सेम टेम्परेचर पे आ गए, देयर इज नो वे दैट यू कैन ब्रिंग देम टू द सेम टेम्परेचर अगेन। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस तो ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है इसमें व्हाट इज द रीजन ऑफ इरिवर्सिबिलिटी? तो उसको हम बोलते हैं कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। तो व्हाट आर द रीजंस दैट द प्रोसेस इज नॉट रिवर्सिबल अगेन? तो दो रीजन है, एक तो मैंने आपको बताया, क्या है एक रीजन, व्हाट इज वन रीजन फॉर द प्रोसेस टू बी इरिवर्सिबल? नहीं, पाथ नहीं, मैं रीजन पूछ रहा हूँ, ये लिखा है रीजन। देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन और अदर डिसिपेटिंग फोर्सेस। रीजन हैज नथिंग टू डू विद पाथ। पाथ तो पाथ है, रीजन मतलब क्यों, व्हाई कैन नॉट अ सिस्टम गो बैक टू द सेम पाथ? रिवर्सिबल क्यों नहीं हो सकता ये? क्योंकि एनर्जी का लॉस हुआ, राइट। दूसरा, दूसरा दूसरा क्या हो सकता है? हैव यू हर्ड ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स? सुना है? तो किसी किसी प्रोसेस में सिस्टम गोज इनटू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स। और मैंने पहले ही बताया, पीवी डायग्राम आप तब बनाते हो जब सारे के सारे स्टेट्स हो इक्विलिब्रियम। तो देयर आर टू रीजंस। नंबर वन, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन और other dissipative forces, or other dissipative forces. Number two, the system may go into non-equilibrium state. The system may go into non-equilibrium states. So if the system goes into non-equilibrium states, the process cannot be retraced. Correct? क्योंकि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट तो पहली बात आप पीवी डायग्राम पे दिखा नहीं सकते, क्योंकि पीवी डायग्राम इज ओनली फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो दैट्स ऑल अबाउट कॉजेज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। दो ही रीजंस है, एक है लॉस ऑफ एनर्जी, दूसरा है दैट द सिस्टम गोज इनटू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स। अब इसके आगे के जो भी प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक या फिर एडियाबैटिक, इसमें हम जो भी सिस्टम लेंगे, क्योंकि थर्मोडायनामिक प्रोसेस मतलब क्या, चेंज इन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, तो सिस्टम लेना पड़ेगा। तो जो भी हम सिस्टम लेंगे उसमें कुछ कॉमन असम्पशन है, देयर आर सर्टेन असम्पशन। फॉर एग्जांपल, पहला असम्पशन, जो मोस्ट ऑफ द प्रोसेस, मोस्ट मतलब तीन टाइप के, चार में से तीन टाइप, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, ये तीन प्रोसेस होंगे क्वासी स्टैटिक, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है रिवर्सिबल। तो अजम्पशन नंबर वन, यहाँ पे मैं एक चीज आपको पहले बता देता हूँ, आने वाले चार प्रोसेस देखने हैं, चारों में क्या क्या करना है, पहले पूरा प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है, उसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके वर्क डन का एग्जैक्ट इक्वेशन फाइंड करना है, राइट। तो चार में हर प्रोसेस में हमको ये तीन काम करना ही है। पूरा सिस्टम, सिस्टम मतलब पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब करो, उसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद उसका वर्क डन का एग्जैक्ट फॉर्मूला फाइंड करो। अभी तक हमने वर्क डन का फॉर्मूला क्या देखा, P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मैंने आपको तभी भी बताया था कि ये जनरल फॉर्मूला है, ये हर एक प्रोसेस के लिए सेम होगा ही, ऐसा नहीं बोल सकते, इट विल डिपेंड फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। तो हमारा टास्क रहेगा टू डू दिस थ्री थिंग्स, राइट। अब चौथा प्रोसेस है हमारे पास एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। इनमें से जो पहले तीन प्रोसेस है, तीनों प्रोसेस में सिस्टम मोर और लेस रहेगा सेम। सिस्टम वही रहेगा, गैस किसमें,
सिलेंडर में फिटेड विथ मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। यहाँ तक क्लियर। सिर्फ एडियाबैटिक में सिस्टम है थोड़ा सा डिफरेंट। अब डिफरेंस क्या है? तो जो पहले 3 केसेस मैंने लिए, तो पहले 3 केसेस में जो वॉल्स होंगे ऑफ द कंटेनर ऑफ द सिलेंडर, दे आर कंडक्टिंग वॉल्स। कंडक्टिंग वॉल्स मतलब डायाथर्मल, मतलब टू वे एक्सचेंज ऑफ हीट इज अलाउड। हीट कैन गो फ्रॉम एनवायरमेंट टू सिस्टम and system to environment. By the way, when heat goes from environment to system, ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव हीट होता है कि नेगेटिव हीट होता है? पॉजिटिव हीट। अगर हीट सिस्टम से एनवायरमेंट में गया तो नेगेटिव हीट। तो दूसरा असम्पशन ये था। पहला असम्पशन क्या था? मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आर रिवर्सिबल, दैट इज the processes are quasi-static. The changes takes place extremely slowly. Most बोला है, नहीं all नहीं बोला। Adiabatic में process slow नहीं होता, adiabatic में उल्टा होता है। The process is very fast. Number 2, the system in all these cases will be a gas filled in a cylinder fitted with movable massless frictionless piston, right? The walls of the cylinder may or may not be conducting depending on the type of process. Number 3, system मतलब क्या था? गैस। कौन सा गैस? आइडियल गैस। तो तीनों चारों केसेस में आइडियल गैस इक्वेशन इज एप्लीकेबल, राइट? व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? PV इक्वल टू nRT। तो ये assumptions पता होने चाहिए। So assumptions अभी नोट्स में टाइटल कर दिया है मैंने, assumptions for the discussion of thermodynamic processes। assumptions for the discussion of thermodynamic processes, of thermodynamic processes। इसमें पहला assumption, most of the processes, ऑल मत लिख देना। ऑल लिख दिया मतलब आपने एडियाबैटिक को भी क्वासी स्टैटिक बना दिया। वो उसका मतलब ही है कि वो वेरी रैपिड है। सो मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, दैट इज द चेंजेस टेक प्लेस, the changes take place extremely slowly। एक्सट्रीमली स्लोली को बोलते हो इन्फिनिटेसिमली स्लोली, infinitesimally slowly, that is the processes are quasi-static, that is the processes are quasi-static in nature। Number 2, the system in most, the system in almost बोल देता हूं मैं, in almost all the processes is a gas filled in a cylinder, fitted with movable massless and frictionless piston। अब ये सब हम मेंशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी आगे जाके मैं बार बार वो नहीं लिखने वाला। कंसिडर अ सिस्टम, फिर सिस्टम मतलब कंसिडर अ गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। आई जस्ट से अ सिस्टम, मतलब आपको समझ जाना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जब डिस्कस करोगे तो हमने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि सिस्टम क्या है। बात कर रहा हूँ, बार बार लिखना नहीं है अब। तो सिस्टम is the system in almost all the processes a gas filled in a cylinder fitted with movable massless frictionless piston. Then the walls of the cylinder may
or may not be good conductors of heat, मतलब diathermal good conductors of heat depending on the process, depending on the type of process. तो एक टाइप है प्रोसेस का एडियाबैटिक, जिसमें हम स्पेसिफाई कर देंगे that in this case the walls of the cylinder are non conducting in nature, मतलब bad conductor से हो. Then last point, equation, किसका equation? Ideal gas equation. Ideal gas equation is applicable in all the processes. Ideal gas equation is valid in all the processes. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चारों प्रोसेस में आप PV इक्वल टू nRT यूज कर सकते हो. ज़्यादा क्लियर? पक्का? अब टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस, अभी मैं फर्स्ट टाइप बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ 3, क्योंकि पहला रिवर्सिबल था, दूसरा इरिवर्सिबल था. फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस इज बेस्ड ऑन दिस assumptions, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस. तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, और बाकी पॉइंट वाइज वो कल देखेंगे. पहले आज पूरा समझ लो अच्छे से, सबका ध्यान यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो फिर वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस का, वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल थर्मोडायनामिक प्रोसेस, इसका फॉर्मूला याद ही नहीं आता. रिमेंबर, आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर, आइसो का मतलब होता है सेम, एंड थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर. A process that occurs at constant temperature is known as isothermal process, right? तो मैं पॉइंट बताता जाता हूँ, लेकिन will not write it down now. You need to remember this. एक फ्लो होता है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो नोट्स वोट्स की जरूरत ही नहीं है. जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. आइसो सेम, थर्मल टेम्परेचर. तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? टेम्परेचर रिमेन्स सेम. A process in which temperature remains constant is known as isothermal process. Definitely isothermal हमने heat added during thermodynamic process में देखा था कि when you add heat in a controlled manner, the changes occur extremely slowly so that the temperature always remains constant, right? मतलब isothermal process is a quasi-static process, a process in which the changes in the system occur extremely slowly. यहाँ तक क्लियर? तो सेकेंड पॉइंट बन गया, isothermal process is a process in which the changes occur extremely slowly, which means the process is quasi-static process. अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, then what will happen is, क्या होगा? वॉल्यूम विल इंक्रीज, राइट, बट प्रेशर विल डिक्रीज. वॉल्यूम विल इंक्रीज बट प्रेशर विल डिक्रीज, मतलब Boyle's law is applicable. Pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. Correct? Then हमको चाहिए वर्क डन का फॉर्मूला. तो वर्क डन का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं? इफ यू रिमेंबर, मैंने इसलिए आपको बताया था कि हमने ऑलरेडी एक जनरल वर्क डन का फॉर्मूला डिराइव किया था. उसमें हमने लिया क्या था? व्हाट वी हैव डन, हमारे पास एक पिस्टन था. ये पिस्टन ऊपर मूव होगा क्योंकि वर्क इज डन बाय द गैस, करेक्ट, बट दिस पिस्टन मूव्स अप एक्सट्रीमली स्लोली. और ये पिस्टन जो है, ये गैस को इनिशियल वॉल्यूम VI से फाइनल वॉल्यूम VF पे लेके जाएगा. बट इफ यू रिमेंबर, हमने ऐसा लिखा था यहाँ पे कि व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल, तो डायरेक्टली तो होता नहीं है. पहले क्या होगा? पिस्टन विल बी डिस्प्लेस्ड थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. कितना डिस्प्लेसमेंट था ये? dx. याद है क्या हमने डिराइव किया? ये
तो इनिशियली देखो ये प्रोसेस वर्क डन फाइंड करने का प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस नहीं, वर्क डन फाइंड करने के जो स्टेप्स है वो फिजिक्स के हर एक कॉन्टेक्स्ट में सेम है। इलास्टिसिटी में भी सेम मेथड था। आपने एक वायर लिया था, नीचे वेट लगा दिया, वेट ने क्या किया, एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया, बराबर। एक्सटेंशन प्रोड्यूस कैसे होता है, सडनली नहीं होता, द प्रोसेस इज स्लो, धीरे 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 धीरे, राइट। आप चार्ज को इंफिनिटी से ला रहे हो एक पॉइंट पे रखने के लिए, फिर आपने क्या बोला, हमने स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, हर बार स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन इज dw, फिर आप क्या फाइंड करते हो, टोटल वर्क डन। क्लियर, राइट। तो हर एक बार फिजिक्स के किसी भी टॉपिक में जब वर्क डन फाइंड होता है तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट डायरेक्टली सिस्टम जाता नहीं है, द सिस्टम गोज थ्रू स्मॉल स्मॉल स्टेप। तो यहाँ पे भी स्मॉल स्टेप मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन इज dx, एरिया ऑफ द पिस्टन इज a। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन हुआ था वो था pdv, करेक्ट, क्लियर। हमको फाइंड करना है टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन हमेशा आता है इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम ओवर ऑल द स्मॉल वर्क डन। क्योंकि पहले आपने यहां से यहां लाया, फिर थोड़ा सा और ऊपर डिस्कस किया होगा, वापस से डीडब्ल्यू वर्क डन, वापस से डीडब्ल्यू वर्क डन, तो ऐसा डीडब्ल्यू 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 कंटिन्यूसली होता जाएगा, कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू इनिशियल टू फाइनल PdV। प्रेशर कहाँ जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, रिमेंबर दिस, ये पहली गलती होती है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबारिक नहीं। प्रेशर कांस्टेंट है क्या, नहीं है, तो निकाल सकते हो क्या बाहर, नहीं। तो फिर क्या यूज करेंगे, PV इक्वल टू, तो P क्या आएगा, nRT/V, ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे वहां पे। Therefore, total work done is integration from initial to final, PV equal to nRT, तो P equal to nRT/V और ये आ जाएगा dV। N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल, dV/V। अगर आपका 11th में चैप्टर नंबर 2 में कैलकुलस हुआ है तो याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x इज log of x। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ dv/v इज log of v, ln मतलब नेचुरल लॉग, log टू द बेस e, राइट, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब आपको पता है लिमिट सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log of v final माइनस log of v initial, log of v initial। You know what is log of a minus log of b, log of a upon b, so log of v final minus log of is equal to log of v final upon v initial। तो ये आ गया आपका वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनामिक आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज nRT log of v final by v initial। यहाँ तक क्लियर। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। So that's it for today.